नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा करने जाने के लिए हर किसी के लिए विशेष वस्त्र धारण करने की परंपरा है। इसी क्रम में धर्मनगरी हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के अधीन आने वाले दक्ष प्रजापति मंदिर, नीलकंठ महादेव और टपकेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं और युवतियों के कम कपड़े पहन आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अखाड़े की तरफ से महिलाओं और युवतियों से अपील की गई है कि अगर आप मंदिर पूजा पाठ के लिए आ रही हैं तो भारतीय सभ्यता के अनुसार कपड़े पहनकर आए, ना कि कम कपड़े पहनकर, ताकि बाकी श्रद्धालुओं के लिए असहज की स्थिति पैदा ना हो। साथ ही परिजनों से भी अपील की गई है कि महिलाएं कम से कम 80% अंग ढककर ही मंदिर में आए। तो बता दें कि ये 3 मंदिर है जहां पे महिलाओं के कम कपड़े पहनने पर बैन है और कम कपड़े पहन के वो मंदिर में नहीं आ सकती। कम से कम 80% तक उनका पूरा शरीर ढके रहना चाहिए। और इसी के साथ तमाम महंतों ने कहा है उस मंदिर के कि ये काफी असहज की स्थिति पैदा करती है और आप जब मंदिर में आ रही है तो पूरी सभ्यता के साथ आए, 80% तक अपना अंग ढक के आए, ये वहां के महंत की तरफ से कहा गया है। और महानिर्वाणी अखाड़े के अधीन ये 3 मंदिर आते हैं। टपकेश्वर मंदिर का भी नाम इसमें है, प्रजापति, नीलकंठ, ये 3 मंदिर आते हैं जिन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि अगर 80% आपका अंग ढका ना हो तो आप मंदिर में ना आए, सभ्यता के साथ आए मंदिर में। ये उनके परिजनों से भी कहा गया है कि छोटे कपड़े पहन के मंदिर में अब नहीं आना है, बैन कर दिया गया है छोटे कपड़ों को। और ये भी कहा गया है साथ के साथ कि 80% तक कपड़े पहन के आए। सभ्यता में हमारे यहाँ कर्मकांड करने का एक विधान है और उसमें कई चीज़ों में हमारी जो परंपराएं हैं उसका पालन होना चाहिए। उसी को देखते हुए एक जो आज के समय में कुछ लोग मनोरंजन की भांति देवस्थानों में आते हैं और कुछ हमारी युवा अवस्था की कन्याएं, बहन, बेटियां, कुछ लड़के उसमें हैं, तो बहुत कम वस्त्रों में मंदिरों में प्रवेश करते हैं, जिससे कई बार असहज स्थिति हो जाती है। जिसको देखते हुए पहले भी कुंभ के टाइम पर एक बार ऐसे अपील जारी की गई थी और पुनः एक बार मैंने महानिर्वाणी अखाड़े से संबंधित जो हमारे बड़े स्थान हैं 3, दक्षेश्वर महादेव, टपकेश्वर और नीलकंठ, तो उसमें एक जनता की मांग के अनुसार बहुत से लोग उसमें ऐतराज़ उठाते हैं और ये परिस्थिति को देखते हुए भी अच्छा नहीं लगता है समाज में। उसके लिए मैंने एक अपील जारी किया कि जो हमारी युवा अवस्था की बहन बेटियां हैं, उनके जो गार्जियन हैं, माता पिता या साथ में जो लोग आते हैं, वो कम से कम 80% अपने शरीर को ढक करके मंदिर में पूजा पाठ करने आए। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा दिया गया है कि कम कपड़े पहन के ना आए। और ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सुन रहे थे आप, उनका नाम महंत रविंद्र पुरी था। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अब इन 3 मंदिरों में छोटे कपड़े पहन के आप नहीं आ सकते। ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए अब ये पैगाम दे दिया गया है, अब ये पाबंदी लगा दी गई है कि छोटे कपड़े पहन के नहीं आना है मंदिरों में। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से निर्वाणी अखाड़े ने ये आदेश जारी किया है, एक तरह से आदेश नहीं, महानिर्वाणी के जो सचिव हैं श्री महेंद्र रविंद्रपुरी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने आने वाली महिलाओं और उनके परिजनों से ये अपील की है कि वो कम से कम 80% अपने तन को ढक के ही मंदिर में प्रवेश करें, ताकि कोई असहज जो स्थितियां कई बार बन जाती हैं वो ना बने। और क्योंकि उनका मानना है कि मंदिर एक आत्मचिंतन का एक स्थान होता है, वहां पर कोई मनोरंजन का स्थान नहीं होता है। इसलिए महिलाओं से उन्होंने अपील की है कि वो यहाँ पर जब भी आए और पूजा अर्चना के लिए विशेष तौर पर वो महिलाएं जो भारतीय परंपरा के अनुसार, जो संस्कृति हमारी कहती है, उसके अनुसार यहाँ पर अपने परिधान पहन के आए। उनका कहना था जिस तरह से दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में जिस तरह से मंदिरों में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तौर पर कोड लागू है, ड्रेस कोड लागू है, उसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो भारतीय सभ्यता के अनुसार ही मंदिरों में प्रवेश करें। जी, जाहिर सी बात है, मंदिर पूजा पाठ करने के लिए होता है, इसलिए ये बैन उनकी तरफ से लगाया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए, इससे पहले भी यूपी के मथुरा में देखा गया था, वहां पे भी इसी तरीके की तस्वीर, इसी तरीके की बैन निकल के सामने आई थी। उसके बाद विरोध भी किया गया था वहां पे कुछ लोगों द्वारा। क्या यहाँ पे भी वो विरोध की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है क्या विकास?
देखिए, क्योंकि वैसे तो अभी धर्म नगरी हरिद्वार है, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरह से उन्होंने अभी हाल ही में इस तरह का बयान जारी किया है, अभी कोई विरोध अभी सामने तो नहीं आया है, लेकिन हाँ जरूर ये बात है कि लोग यहाँ पर समर्थन करते हुए जरूर दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी इसमें एक ड्रेस कोड अगर उन्होंने लागू किया है तो पुरुषों के लिए भी एक ड्रेस कोड उनकी तरफ से लागू किया जाना चाहिए, ताकि जिस तरह से जो महिलाओं को विशेष तौर पर टारगेट करके उनका बयान आया है उसको किसी अन्य राजनीतिक स्तर पर किसी तरह का विरोधाभास इसमें ना हो सके। तो उनका ये मानना है, लोगों का मानना है कि इसमें पुरुषों के लिए भी एक ड्रेस कोड यहाँ पर जरूर होना चाहिए, जिस तरह से दक्षिण भारत में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। हालांकि फिलहाल जो महानिर्वाणी अखाड़े ने अपने जो 3 उनके मंदिर हैं, विशेष तौर पर हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर और टपकेश्वर और जो ऋषिकेश में उनका जो मंदिर है, जो उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर साफ कहा है कि उन्होंने अपील की है लोगों से कि वो यहाँ पर जब भी आए तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही अपने जो उनके वस्त्र हैं उसको पहन कर आए। जी, जाहिर सी बात है, मंदिर पूजा करने वाली जगह होती है और ऐसे में हम भी सुने थे किस तरीके से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष द्वारा क्या कुछ कहा गया था। उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि जो महिलाएं कम कपड़े पहन के आते हैं इससे असहज ना सिर्फ उनको बल्कि उनके आसपास जो लोग मौजूद होते हैं उनको भी होता है। जी बिल्कुल, कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मंदिरों में अगर देखा जाता है कि अगर महिलाएं इस तरह के वस्त्र पहन के आती हैं तो कई बार क्योंकि उनका ये मानना था और अन्य लोगों का भी उनका ये मानना था कि जिस तरह से महिलाएं आती हैं अगर कम वस्त्र पहनेंगी तो क्योंकि वो आत्मचिंतन का एक स्थान है, वहाँ अध्यात्म के लिए लोग आते हैं ना कि मनोरंजन के लिए। तो उनका ये मानना था कि महिलाएं अगर हो सके तो उनका, क्योंकि अपील उनके द्वारा की गई है महिलाओं से, खासकर महिलाओं के जो जन है उनसे ये बार बार अपील यहाँ पर की जा रही है अनाउंसमेंट के जरिए कि वो लोग जब भी आए तो मंदिर में एक विशेष तौर पर ड्रेस ऑफ कंडक्ट जरूर लागू करें, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, हिंदू धर्म संस्कृति, उसके अनुसार महिलाएं जिस तरह से सर पे पल्लू रखकर ही मंदिर में प्रवेश करती हैं, इस तरह की सभ्यताओं का उनका मानना है कि वो महिलाएं जरूर आए। हालांकि जिस तरह से महिलाएं आजकल अन्य वस्त्रों में आती हैं, जींस टॉप में आती हैं, उनका इस तरह की जो ड्रेस है उसको लेकर थोड़ी सी आपत्ति जरूर थी कि उसको लेकर कहीं ना कहीं कई बार असहज की स्थितियां सामने वाले को भी हो जाती है और खुद महिलाओं को भी कई बार इस तरह की असहज जो स्थितियां उनका सामना करना पड़ता है। उससे बचने के लिए कई इस तरह की उन्होंने अपील जरूर यहाँ पर की है। जी विकास, जाहिर सी बात है कि ये फैसला रातों रात उनके द्वारा नहीं लिया गया है, तो कितने दिनों से ये विचार विमर्श चल रहा था, मंथन चल रहा था इसके ऊपर, और कितने दिनों बाद ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है? देखिए, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और महानिर्वाणी अखाड़े के जो श्री महंत हैं, श्री महंत रविंदरपुरी, उनका ये मानना था कि उनके द्वारा कुंभ में भी इस तरह की एक पहल यहाँ पर की गई थी। जो 2021 में जिस तरह का कुंभ गया है उसमें भी लोग उनके द्वारा लोगों से बार बार ये अपील की जा रही थी कि वो मंदिर जब भी आए तो एक तरह से कह लीजिए कि उनको 2010 में उन्होंने इसलिए कुंभ के दौरान एक रिहर्सल करी थी और लोगों से अपील की थी। उसके बाद अब उनके द्वारा फिर से ये अपील यहाँ पर की गई है, ताकि जिस तरह से यूपी में आपने बताया कि यूपी में भी पहल की गई, हालांकि वहाँ पर विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात का भी कहा कि जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसको निभाने का दायित्व कहीं ना कहीं संतों के ऊपर है, जो धर्मावलंबी हैं उनके ऊपर रहता है। तो इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की जो जिस तरह से प्रचार प्रसार के लिए ही इस तरह का कदम उठाने की बात कही है। तो अभी तो सिर्फ 3 मंदिरों में ये बैन की स्थिति निकल के सामने आई है, महानिर्वाणी अखाड़े के अधीन आती है 3 मंदिरों, तो धीरे धीरे करके क्या देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर हो सकते हैं जहां पे ये बैन लग सकता है? मैं आपको विशेष तौर पर बताऊं, एक हरिद्वार में एक अन्य काली मंदिर है, हालांकि वो कह लीजिए उसको निजी मंदिर है, वहां पर की जो महंत है, महिला महंत है, उनके द्वारा इस तरह का बिल्कुल अपने जो निजी मंदिर है क्योंकि वो वहां पर भी ये ड्रेस कोड लागू है, तो वहां पर भी महिलाएं अगर टॉप या जींस में आती हैं तो उनको भी मंदिर में प्रवेश से उनके द्वारा रोका जाता है। उसी कह लीजिए उसी तर्ज पर या उसी को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल महानिर्वाणी अखाड़े ने जो अपने उसके मंदिर है, 3 मंदिर है, उसमें महिलाओं को इस तरह से अपील की है कि वो पूरे कपड़े यहाँ पर कम से कम 80% जो महिलाओं का जो उनका जो ढककर ही आए यहाँ पर।
तो हालांकि जिस तरह से ये पहल की गई है और हो सकता है क्योंकि देवनगरी है और पूरा उत्तराखंड जिस तरह से देवभूमि है, तो कहीं ना जी कहीं बिल्कुल, महानिर्माणी अखाड़े के अधीन आने वाले ये 3 मंदिरों में पहल की गई है और बैन लगा दिया गया है। कहा है कि 80% तक आप कपड़े पहन के आए, यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा में हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद बीजेपी ने दुख जताया है। साथ ही महाजनसंपर्क अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है और हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम रखे हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जो ये दुर्घटना हुई है काफी दुखद है, जिसके लिए पार्टी में ईश्वर से मृत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना के कारण बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा है और आज जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के तहत जो जिलों में और लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे थे, उनको सभी कार्यक्रमों को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र वर्मा जी के निर्देश पर सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। और जो कार्यक्रम हमारे आज टिहरी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी और अल्मोड़ा में हमारे अश्विनी त्यागी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सांसदों के साथ, और सारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महाजन संपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहे थे, वो कार्यक्रम एक दिन के सारे स्थगित कर दिए गए। दक्षिण भारत में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने महाजनसंपर्क अभियान के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा है कि आज महासंपर्क अभियान के तहत टिहरी में गुजरात के डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्मोड़ा में अश्विनी गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के जो भी कार्यक्रम थे उन्हें आज के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। और इस समय बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस रेल दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। ये जो घटना हुई इसके लिए मेरे सभी मृतक परिवार के लिए पूरी संवेदनाएं हैं और पूरी पार्टी की तरफ से पूरी श्रद्धांजलि जो जिला केंद्रों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ में देखिए बहुत हमारे वरिष्ठ जो हमारे गुजरात के डिप्टी सीएम हैं नितिन पटेल जी, उनका कार्यक्रम महासंपर्क अभियान आज टिहरी से शुरू किया जाना था। वो प्रेस वार्ता थी वहाँ पर, वो स्थगित हुआ है। साथ में बड़े जो हमारे नेता अश्विनी जी हमारे अल्मोड़ा में उनकी प्रेस वार्ता थी। साथ में हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ पर माननीय दुष्यंत गौतम जी, उनका भी कार्यक्रम था और हमारी अनेक बहुत सारी छोटी छोटी बैठकें थी, वो सभी हमने कार्यक्रम जो है वो आज स्थगित कर दिए हैं। और साथ में हम सब जो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपने अपने जिला केंद्रों में हम श्रद्धांजलि करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल हादसे पर दुख प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा है कि ये दुख की घड़ी है और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पीड़ित परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उड़ीसा का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अतिक्रमण अभियान चलाने के साथ ही किसी भी निर्दोष पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भी अतिक्रमण का विरोध करती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उन लोगों को विस्थापित करने का काम किया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन पहले सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है। दूसरा, जो अतिक्रमणकारी हैं उनका रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने कुछ सोचा है? अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उनको कहाँ बिठाया जाएगा? पहले सरकार ये भी तो तय करे कि नादिरशाही फरमान से लोकतंत्र में काम नहीं चलता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार पहले सुनिश्चित कर ले कि जिनको हटाने जा रही है उनको कहां पर बसाए। उत्तराखंड से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए शुक्रवार देर रात रवाना हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उत्तराखंड हज समिति के अध्यक्ष अतीक अहमद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने एयरपोर्ट पर तिरंगे के साथ ही हर यात्रियों को रवाना किया। आपको बता दें कि इस बार प्रदेश में 1522 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। इन सभी का बीमा कराया गया है। पहली फ्लाइट से 200 से ज्यादा और 318 से तीसरी फ्लाइट और 410 हज यात्री सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। अब 3 से 6 जून के बीच अलग अलग फ्लाइट सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि दिल्ली हज मंजिल पर एक कैंप कार्यालय भी हज यात्रियों के लिए खोला गया है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं केंद्र पोषित कई योजनाएं ऐसी है जिनसे प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने में किसानों को मदद मिली है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने देश में किसानों के उगाए हुए मोटे अनाज के वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। उत्तराखंड में भी मोटे अनाज के रूप में मंडवे और झंगोरे जैसे उत्पाद को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पंतनगर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाने का मौका मिला और जब हम वहां पर डिग्री वितरित कर रहे थे तो उनको लेने वाली एक तो हमारी बच्चियां और नौजवान थे जिनको गोल्ड मेडल मिले। जब वैज्ञानिक तरीके से खेती होगी तो हमारा उत्पाद भी बढ़ेगा, पलायन भी रुकेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज विदेशों को अन्न भेजने का काम भारत की सरकार कर रही है। मैं इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।